नमस्कार प्रिय साथियों, मैं चंदन सर स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं 11th तथा 12th के केमिस्ट्री के बेसिक से एडवांस लेवल तक के सवाल। जो छात्र को केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है या केमिस्ट्री से आपको डर लगता है, वे तमाम छात्र इस चैनल पर अवश्य जुड़ें। मेरा वादा है कि कुछ दिनों के बाद आपका केमिस्ट्री से डर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को इतने बेहतरीन ढंग से डील किया जा रहा है कि आपको कहीं पर भी तनिक सा भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जो छात्र हमारे इस चैनल पर नहीं जुड़े होंगे वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन जैसे जैसे वीडियो आपको डाला जा रहा है प्रत्येक दिन आप तुरंत क्लास को ज्वाइन करें। जहां पर भी कोई डाउट्स होता है उस डाउट्स को हमसे शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स को लिख सकते हो, कोशिश किया जाएगा आपके हर सवाल का सॉल्यूशन में कराऊं। और इस क्लास से पहले जितने भी क्लास आपके लिए दिए गए हैं, आप पहले उन वीडियोस को भी अवश्य देख लें। ये सारे के सारे वीडियो आपको इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में एक एक वीडियोस को देखें। जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है तुरंत हमसे शेयर करें। हम यह कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का समाधान इस चैनल पर करें। तो चलिए समय नहीं गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था सॉलिड स्टेट चैप्टर का ठोसों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ठोस को जो वर्गीकृत किया जाता है उनमें उपस्थित बंधों के आधार पे ये वर्गीकरण में 4 टाइप्स के आपने सॉलिड के बारे में चर्चा किया था। पहला एक हमने आयनिक ठोस के बारे में पढ़ा था, दूसरा धात्विक ठोस के बारे में पढ़ा था, तीसरा आणविक ठोस के बारे में पढ़ा था और चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में पढ़ा था। इनमें से यदि देखा जाए तो आपका आणविक ठोस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला अध्रुवीय ठोस, दूसरा ध्रुवीय और तीसरा में हमारा आ जाएगा हाइड्रोजन आबंधित क्रिस्टलीय ठोस। कंप्लीट। अभी के क्लास में हम लोग इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं कि कौन सा होता है आयनिक सॉलिड, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अवयवी पार्टिकल किस प्रकार से एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या है? तो सबसे पहली बात आपको हमने पिछले क्लास में ही बताया था, कोई भी सॉलिड है इसका जो अवयवी कण होगा वह या तो अणु होगा या परमाणु होगा या फिर आयन होगा। यानी किसी भी पदार्थ का जो अवयवी कण हो रहा है वो अणु, परमाणु या फिर आयन हो रहा है। और यहां हमारा नाम ही है आयनिक ठोस। तो आप इसी से समझ रहे होंगे कि ऐसा सॉलिड जिसका निर्माण या फिर जिसके निर्माण में जो अवयवी कण भाग लेंगे वो आयन से होंगे। और आयन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक तो धनायन होगा और दूसरा हमारा कौन सा, ऋणायन होगा। तो जैसे अगर आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, अगर धनायन और ऋणायन के बारे में मैं चर्चा करूं, आप आराम से लिख सकते हो कि सोडियम पे आपका धनायन है, क्लोरीन पे आपका ऋणायन है। सवाल उठते हैं कि सर सोडियम पे कैसे धनायन और क्लोरीन पे कैसे ऋणायन? तो इसके बारे में भी विस्तार से देख लीजिए। आप पिछली क्लास में भी इसके बारे में चर्चा किया था, फिर मैं चर्चा कर रहा हूं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात किया जाए 2 8 1। वहीं यदि हम क्लोरीन के बारे में देखें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें 2 8 7। इन दोनों में अगर यदि आप चर्चा करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण से इस पे कितना आवेश होगा, 1 धनावेश।
जबकि यहां पे अगर क्लोरीन के बारे में मैं चर्चा करूं, क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो। तो इसके आधार पे यहां पे कितने ऋण आवेश होंगे, एक ऋण आवेश। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला बड़े आराम से बना सकते हैं। Na पे सर 1 प्लस है, Cl पे 1 माइनस है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl। यहां पे ग्राफ के रूप में भी आप यहां पे देख सकते हो फिगर में कि अगर आपसे यहां पे आपने क्या समझा, एक इलेक्ट्रॉन को, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, यानी एक इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया, तो यह किसमें बदला, धनावेश में। वही क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने के बाद इस पर कौन सा आवेश आता है, तो इस पर हमारा आता है ऋणावेश, क्लोरीन पे 1 माइनस। तब हमारा फॉर्मूला बना NaCl, जो है हमारा कौन सा ठोस, तो याद रखना आयनिक ठोस। कंप्लीट हो जाते हैं। ये कैसे बना था, तो आप यहां पे देख सकते हो, ये जो हमारा एटम आपको दिखाई दे रहा है, ये एटम कौन सा है, ये एटम है हमारा सोडियम का। और सभी को पता है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात परमाणु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। जब परमाणु पे आवेश नहीं पाया जाएगा तो आप एक फॉर्मूला यहां से लिख सकते हो, Z बराबर P बराबर E, यानी किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होगा, अर्थात धन आवेश का मान ऋण आवेश के बराबर होगा, जिसके कारण से हर परमाणु विद्युत उदासीन होता है। लेकिन जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या ग्रहण करेगा तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा। ध्यान से समझना है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे तो उस पर आवेश उत्पन्न होगा। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, गौर से समझना, अगर त्याग करता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न होना है, और अगर यदि ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होना है। कंप्लीट। इसी के आधार पे अभी हमने देखा सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जिसके कारण से सोडियम पे 1 धनावेश आता है। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हमने भी देखा था, यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इस पे 1 ऋणावेश आता है। तो ये तो हमने समझा। इसी चीज को हमने फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया है कि सोडियम, यहां पे देखो ये कौन सा सोडियम है, न्यूट्रल है। गौर से समझना है, ये कैसा सोडियम है हमारे पास में, न्यूट्रल यानी उदासीन है। और आपने ये जाना है कि कोई भी परमाणु है, परमाणु का आकार कैसा है, गोलाकार, इसके बीच में धनावेश पाया जाता है, ये नाभिक कहलाता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये तो आपने पढ़ा है। यदि ये न्यूट्रल है हमारा एटम, तो इसका मतलब ये सोडियम परमाणु है, तो सोडियम पे जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे उतने ही नेगेटिव पार्टिकल्स भी होंगे। तो यहां पे बीच में आपने ये चीज अभी देखा कि बीच में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और बाहर में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो बीच में अगर 11 प्रोटॉन है तो बाहर में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 11 हमारे पास में यहां पर भी क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। अगर यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे 11 कौन सा है, प्रोटॉन। ये न्यूट्रल है, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो अब 1 इलेक्ट्रॉन तो कम जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन कम जाएगा तो गौर समझना, अब यहां पे यदि मैं देखना चाहूं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। याद रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगा, प्रोटॉन की संख्या में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में या फिर किसी भी आयंस के निर्माण में परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होगा उसी को तो त्यागेगा या किसी अन्य परमाणु से वहां पे ग्रहण करेगा। तो इसी के बारे में हमने यहां पे समझा। उसी के आधार पे हमने दूसरा एग्जांपल लिया था
क्लोरीन के लिए, जिसको अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था, क्लोरीन 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, बाहर में 2 8 7 था, 7 को 8 पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे इसने ग्रहण किया तो अब इलेक्ट्रॉन 17 नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है। तो यहां पे देखो तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 18 कंप्लीट है। तो ये जो हमारा आयनिक ठोस है, आयनिक सॉलिड जो हम लोग देखते हैं, ये हमारा 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पे जो एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में होता है। जैसे इस ग्राफ में, अभी आपको एक नया ग्राफ में दिखाता हूं, इस ग्राफ में आप लोग आसानी से समझ पाओगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं, यहां पे देखो एक ग्राफ, इस ग्राफ में आप गौर करना, जो भी कुछ मैं अभी आपको बता रहा हूं ये सारा का सारा 3 डायमेंशनल है। कोई जो सॉलिड का निर्माण हो रहा है, सॉलिड का निर्माण को जो आप देखेंगे ये 3 डायमेंशनल वे से देखना है हमको। तो 3 डायमेंशनल में एक चीज देखो, यहां पे एक हमारा अगर एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा हमारा जेड एक्सिस। इसमें अगर यदि हम देखने का प्रयास करें तो इसमें अगर यदि आप एक चीज जरा गौर से देखो, ये वाला ऐसे 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 ऐसे, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा आपको अगर ये देखना चाहोगे तो आपको यहां से ऐसे 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 दिखाई दे रहा होगा। और तीसरा अगर एक सरफेस देखना चाहोगे तो तीसरा सरफेस जो हमें दिखाई देगा कहां पे, तो ये वाला ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है, दिखाई दे रहा है। अब यदि मैं बात करूं किसी एक पे, तो यहां पे गौर करना, इसमें क्या है, इसमें कुछ आपका लंबाई है, कुछ आपका चौड़ाई है और कुछ आपका ऊंचाई है। यदि यहां पे देखा जाए, इसको हम h मान लेते, ऊंचाई है हमारा, ये हमारा मान लो कौन सा, ये वाला ऊंचाई है, तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका लेंथ मान लो, ये लंबाई है, ये ऊंचाई है, तो ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो जब भी हम फिगर के बारे में चर्चा करें, आप जो यहां पे देखते हो, सीधा हम यदि आपको बनाना चाहें कि चलो सोडियम यहां पे, क्लोरीन यहां पे, सोडियम यहां पे, क्लोरीन यहां पे, ऐसे करके हम बना दें, तो ये आपका 2D है। लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। इसके लिए यह समझना आवश्यक है, इसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। क्या होता है 1 डायमेंशनल, क्या होता है 2 डायमेंशनल, क्या होता है 3 डायमेंशनल, इसके बारे में विस्तार से हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पे आपको एक ग्राफ में दिखाना था, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, अभी जो हम लोगों ने चर्चा किया था क्रिस्टलीय ठोस में, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि कैसे इसका निर्माण होता है। अब देखते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का कुछ और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखो, सोडियम है और कौन सा है, क्लोरीन। अभी मैंने तुरंत आपको बोला कि ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल का मतलब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों को दर्शाएगा। इसमें आप गौर कर सकते हैं। अभी अगर वो चीज समझ में नहीं आता तो यहां पे थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती थी। देखो तो यहां पे ये वाला ऊंचाई को भी दर्शा रहा है, एक आपका इधर भी दर्शा रहा है, एक को लंबाई मानो, दूसरे को चौड़ाई मानो, तीसरे को कौन सा, ऊंचाई मानो। देखो तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, 3 एक्सिस में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऊंचाई, दूसरा लंबाई और तीसरा कौन सा, चौड़ाई। ये सारा का सारा चीज दिखाई दे रहा है। तो अब यहां पे देखिए, अगर हम मान लें, या देखो क्लोरीन, ग्रीन कलर वाला कौन सा हमारा है, क्लोरीन, वहीं पे, और हमारा ये कलर जो है ब्लू कलर, ब्लू नहीं बैगनी कलर, ये हमारा कौन सी चीज है, सोडियम आयन। सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, फिर यहां पे हमारा क्लोरीन है, फिर हमारा यहां पे सोडियम है, फिर यहां पे हमारा सोडियम है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे हमारा क्लोरीन है, यहां पे सोडियम है, यहां पे सोडियम है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर आप जो यहां पे अगर देखना चाहोगे, इसको हम निकाल करके यहां पे रखेंगे, तो आपको क्या पता चल रहा है कि सर यहां पे सोडियम है, यहां क्लोरीन है, यहां पे सोडियम है, फिर यहां पे क्लोरीन है, यहां पे सोडियम है। आप यहां पे अगर लेते हो तो यहां सोडियम है, यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, यहां पे सोडियम है। आपको तो ऐसा दिखाई देता है।
तो ऐसा दिखाई देता है, तो ये आपको 2D दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो सॉलिड स्टेट का, जो किसी भी ठोस का जो आपको आकृति देखना है, वो 3 डायमेंशनल में देखना है, 3D में देखना है। आप समझ में बात आ गई। इसी 3D को दिखाने के लिए हमने यहां पे आपको एक फिगर को ड्रॉ कर दिया था। कंप्लीट है। अब देखते हैं आयनिक ठोस के क्या क्या गुण होते हैं। एक तो पहली बात तो आपने समझ लिया कि जो आयनिक ठोस होते हैं, इसके अवयवी कण आयन होते हैं। आयन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, धन आयन और दूसरा कौन सा? ऋण आयन होंगे। जब एक धन आयन होगा और दूसरा ऋण आयन होगा, तो ये एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़े होंगे, हाँ या ना? ध्यान समझना, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़े होंगे, जिसके कारण से यहां पे अंतर आणविक आकर्षण बल का मान काफी बढ़ जाएगा। और जब आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, इसको तोड़ने के लिए जो हम ऊर्जा, उसमें ऊर्जा देंगे, ये तो अत्यधिक लगेगा, जिसकी वजह से इसका द्रव्यनांक तथा क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब इन गुणों को हमने आपको नोट्स के रूप में भी बना दिए, ताकि जिन बच्चों को नोट्स तैयार करना होगा वे वीडियो को रोक करके अपना कॉपी पे जरूर नोट कर लेंगे। फिर भी समस्याएं होंगी तो आपको एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, गोल्डन चंदन सर के नाम से, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको सारा का सारा नोट्स भी अवेलेबल कराया गया है। मतलब इस चैनल पे आपको हर चीज को दिया जा रहा है। आपको वीडियो क्लासेस चाहिए वो भी मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, नोट्स चाहिए उसके लिए भी आप एप्लीकेशन पे हमसे जुड़ोगे, वहां से मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए अब यहां पे देखते हैं, इतना मेरे को समझ में आ गया। अब हम लोग इसके गुण के बारे में, आयनिक ठोस के गुण या फिर इसके लक्षण को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहां पे लिखा है कि आयनिक ठोस, ये आयनिक ठोस धन आवेश और ऋण आवेश चार्ज वाले आयनों से बने होते हैं। समझ में आ गया अभी? जैसे हमने एग्जांपल लिया था, सोडियम पे 1+ और क्लोरीन पे हमारा 1- था, एक पॉजिटिव पार्टिकल और दूसरा कौन सा था? हमारा नेगेटिव पार्टिकल। वहीं दूसरी लैंग्वेज में हम अगर दूसरे ढंग से बात करें, विपरीत आवेशों वाले आयनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल लगता है। याद रखना इस चीज को, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि आयनिक ठोसों में या फिर आयनिक ठोस के अंदर में जो आकर्षण बल लगता है, उस बल को किस नाम से जाना चाहता है? तो नोट कर लेना, इस बल को कूलाम आकर्षण बल भी कहा जाता है। कंप्लीट। आगे देखते हैं, ये कठोर होते जो आयनिक ठोस होते हैं, अभी मैंने तुरंत बोला, उसके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल काफी मजबूत है। जब मजबूत है तो वो क्या होंगे? कठोर होंगे। ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। ये आयनिक ठोस जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे, साथ ही साथ ये जल में भी घुलनशील होगा। और जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस सॉलिड स्टेट में जब वो ठोस अवस्था में रहते तो ये विद्युत का चालन नहीं करते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा ध्यान से। ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं या फिर आयनिक ठोस जो होते हैं, वो विद्युत का संचरण नहीं करते हैं, जबकि इसी को जैसे द्रवित किया जाता है, यानी अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में घोलते हो, जैसे इसको हम पानी में घोलेंगे तो ये विद्युत का संचरण करने लगता है। तो यहां पे ध्यान रखना, इस सेंटेंस को भी हमने कहीं पे लिखा होगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत का बैड कंडक्टर होगा, जबकि विलयन या गलित अवस्था में, यानी सोडियम क्लोराइड या तो गल जाए, पिघल जाए, या फिर इसको हम पानी में डाल दें, जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में आएगा यह विद्युत का चालन करेगा, अर्थात यह विद्युत का सुचालक हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देखोगे, ये ध्रुवीय विलायक में, ये वाला भी हमने सेंटेंस बता ही दिया। आगे, ये ठोस सूत्र इकाइयों के मध्य परबल, यानी इसके बीच में जो आकर्षण बल लग रहा था, ये कैसा आकर्षण बल लग रहा था? बहुत ही मजबूत आकर्षण बल लग रहा था। इन सभी टर्म्स के बारे में हमने एक एक करके आपको चर्चा कर दिया।
उम्मीद करते हैं कि इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब आयनिक ठोस, इसके लक्षण देख लेते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा आता है कौन सा? धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड। अब चर्चा करते हैं धात्विक ठोस। अरे नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसके अवयवी पार्टिकल्स जो होते होंगे वे पार्टिकल्स कहीं ना कहीं धातु के कण होते होंगे। और ये जो धातु हमारा है, धातु तो तत्व ही है ना, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था धातु क्या है? हमारा तत्व। और आपने पढ़ा है तत्व का जो सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल होता है उस पार्टिकल को हम नाम देते हैं परमाणु। याद रखना, तत्व का सबसे छोटा कण कहलाता है हमारा परमाणु। तो अगर यदि हमने बात किया धात्विक ठोस का, तो ये जो धातु है, धातु तत्व को ही आप वर्गीकृत करते हैं धातु, अधातु तथा उपधातु में। तो धातु भी तो हमारा तत्व है और उस तत्व का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो पार्टिकल हमारा होगा परमाणु। बात तो समझ में आ गया। तो अब कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारा धात्विक ठोस है इसका जो अवयवी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल हमारा परमाणु होगा। लेकिन किसका परमाणु? तो ये हमारा परमाणु धातु का परमाणु, यानी ये धात्विक परमाणु से मिलकर के बनता है। एक बात समझ में आ गया। अब जो धात्विक परमाणु होगा इस पे जरा गौर करना। धातु पे धनावेश पाया जाता है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और जो भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर धन आवेश पाया जाता है। ये बात तो सबको समझ में आ जाती है। अब यहां पे समझना इस चीज को है, यहां पे जैसे देखो हमने सिंपल वे में लिख दिया, यहां पे गौर करना सभी, ये ठोस पदार्थ होते हैं, ये ठोस वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनकी संरचनात्मक इकाई धातु परमाणु होते हैं। यानी इसका जो निर्माण होगा वो किस चीज से? तो धातु के परमाणु से। कंप्लीट। आगे लिखा उदाहरण के रूप में सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, यानी जितने भी आपको मेटल हैं यानी धातु हैं वे सभी के सभी धात्विक ठोस कहलाते हैं। लेकिन अपवाद भी है हमारा, जैसे Hg, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आगे देखो, इन ठोसों के परमाणुओं के मध्य जो बल काम करता है, ये कौन सा बल काम करता है? तो इन परमाणुओं के मध्य कार्य करने वाला यह बल कहलाता है धात्विक बल। कंप्लीट। आगे देखते हैं धनावेशित भाग व इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या समझना है? ऋणावेशित भाग, यानी धनावेशित भाग तथा ऋणावेशित भाग के मध्य आकर्षण बल जो होता है ये कौन सा बंध का निर्माण करता है? धात्विक बंध का निर्माण करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप किसी सॉलिड का निर्माण करो, देखो यहां पे कितने आराम से हम लोग कर रहे हैं। अगर मान लो कि ये हमारा एक सॉलिड है, कौन सा सॉलिड है? धात्विक सॉलिड है, यानी धात्विक ठोस है। जब धात्विक ठोस है तो इसमें जो अवयवी कण होंगे वो धातु होंगे, और जब वो धातु होगा तो समझना हमको ये है कि धातु पे कौन सा आवेश होगा? धनावेश होगा। ये बात तो सबको समझ में आते हैं। तो अब क्या है कि इस पे धनावेश है। चल भैया, यहां पे धनावेश, यहां भी धनावेश, यहां भी धनावेश। हम एक ग्राफ रफली ड्रॉ कर रहे हैं कि ये सभी जगह पे आपको कौन सा आवेश है? धनावेश है। ठीक है, इन सभी जगहों पे क्या है? हमारा धन आवेश है। जब धातु, ये धातु का हमने एक कोई मेटल ले लिया है, कोई मेटल सॉलिड लिया है, उसका हम लोग एक रफली डायग्राम देख रहे हैं कि चलो मानो कि ये हमारा धातु है। तो जब धातु है तो उसमें जो अवयवी कण होंगे वो कौन होंगे? धनावेश युक्त होंगे, यानी ये धनायन होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या यहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है? धातु उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ये आपने पढ़ा है। और ये विद्युत का सुचालक होता है, आपने ये भी पढ़ा है, क्योंकि इस धातु पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। गौर समझना, इस धातु पे फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिवली चार्ज, यानी वैसे पार्टिकल जिस पे माइनस चार्ज है। तो गौर से समझिए, ये तो प्लस चार्ज था,
इन दोनों के बीच में यहां पे माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस। अब एक चीज बात समझो, मानो कि नहीं सर अगर ऐसा ही हो जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, अरे प्लस और प्लस के बीच में क्या होता है, विकर्षण होता है। ध्यान समझिएगा, आपने पढ़ा है कि प्लस और प्लस के बीच में विकर्षण होगा, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा। क्या ये जो ठोस हैं, ये दो परमाणु, ठोस के ये जो दो परमाणु हैं, ये काफी मजबूती से एक दूसरे को जकड़ के रख पाएगा? संभव है? कभी संभव नहीं है अगर इस प्रकार से रहेगा। यहां पे यदि मैं बात करूं, एक पॉजिटिव यहां पे, दूसरा पॉजिटिव यहां पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, विकर्षण। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण समझो ये ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आपका एक और भी पार्टिकल रहता है जो हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे हर जगह पे हमारा कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। हर जगह पे हमारा आ रहा है इलेक्ट्रॉन। जब हर जगह पे आया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गौर से समझिए। एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा यहां पे कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात, ये दोनों में हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा करें इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक और चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे ये नेगेटिव चार्ज आता है तो प्लस और माइनस के बीच में क्या होगा, आकर्षण। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये प्लस वाला इस माइनस से को इधर से बंधे हुए और ये प्लस भी इससे बंधे हुए, तो एक दूसरे को काफी मजबूती के साथ वो जकड़ा हुआ है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर बीच में इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता तो क्या यह घटना हो सकता था, संभव था? नहीं, तब तो यहां पे विकर्षण वाला काम होता, लेकिन यहां पे होता है आकर्षण। कारण यह है कि दो धनावेशों के बीच में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है जिस पे ऋणावेश होता है, और ये ऋणावेशित कण जो होते हैं ये दोनों तरफ के, इसको भी खींचा और इसको भी खींचा, इसके कारण से ये काफी ज्यादा मजबूती से एक दूसरे से बंधे होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्थिर नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, यानी गति करने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं, और इसका जो वितरण होता है हर जगह पे लगभग समान होता है। अब इन्हीं चीजों को अगले टॉपिक में आपको मैं यहां पे समझा रहा हूं, जरा गौर से समझना। इस चीज में देखो, जो हम अभी सॉलिड के बारे में देखे, धात्विक ठोस, इस धात्विक ठोस में एक एक टॉपिक, एक एक लाइन में आपने क्या समझा अभी, इसके अवयवी कण कौन से होंगे, धातु धनायन तथा कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दो चीजों को देखा था। अभी आपके पास में पॉजिटिव पार्टिकल तो था ही, लेकिन डॉट से जो हमने दर्शाया था वो कौन सा चीज था, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन। अवयवी कण तो मुख्य रूप से आपको धनायन होगा ही, लेकिन इसके चारों ओर जो गति करने वाला पार्टिकल है जिसके कारण से ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, वो हमारा कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण से हमने बताया अभी कि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। कंप्लीट। आगे देखते हैं आकर्षण बल। इसके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, इस बल को नाम दिया जाता है धात्विक बंध। कंप्लीट। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ये गतिशील होता है और हर जगह पे समान रूप से वितरण होता है इस इलेक्ट्रॉन का। कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं, इसके कारण ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी जिन चीजों को हमने अभी आपको बताया उसको हमने यहां पे लिखा भी दिया। जिन बच्चों को नोट्स बनाना होगा वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को रोक करके नोट्स को अवश्य बना लीजिएगा, वही आपके लिए कारगर होगा। वीडियोस यहां पे देखना है, रोक करके नोट्स बनाना है। फिर प्रॉब्लम होगा एक बार दोबारा फिर देख लेंगे, फिर भी समस्याएं होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट छोड़ दोगे, मैं उसको एक एक कमेंट को मैं वॉच करता हूं, उसके बाद उसका जो भी सॉल्यूशन होता है हम आपके लिए देंगे। कंप्लीट। ये भी बात अब हमको समझ में आ जाते हैं। अब हम लोग एक नजर में धात्विक ठोस के सभी गुणों को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखो ये ठोस धातु परमाणुओं द्वारा बने होते हैं। जैसे अभी हमने बताया धात्विक ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं, लेकिन किसके परमाणु, तो धातु के परमाणु। कंप्लीट। तो यहां पे आप इसका आराम से आंसर लिख सकते हैं
कि जो भी धात्विक ठोस होते हैं वे धात्विक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कंप्लीट। आगे देखते हैं इन ठोसों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो कौन सा धात्विक बंध कार्य करता है। कंप्लीट। फिर आगे देखते हैं ये अति मुलायम से अति कठोर। देखो यहां पे ध्यान से समझना एक बात कि धात्विक ठोस जो होते हैं, कुछ ऐसे ठोस भी प्रकृति में पाए जाते हैं जो बहुत ही मुलायम धातु होते हैं और कुछ ऐसे भी धातु पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा कठोर होते हैं। यानी धात्विक ठोस मुलायम से लेकर के कठोर तक हमको प्राप्त होता है। जब कोई धात्विक ठोस मुलायम होगा तो उसका द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या हो जाएगा, निम्न होगा। लेकिन वहीं जो धातु कठोर होगा उसका द्रवणांक तथा क्वथनांक भी उच्च होते हैं। इन्हीं चीजों को मैंने यहां पे लिखा है कि धातु हमको मुलायम भी मिल सकता है और हार्ड भी मिल सकता है और इसका जो द्रवणांक तथा क्वथनांक होगा वो निम्न से लेकर के उच्च तक भी हो सकता है। कंप्लीट है। अब यहां पे बात करते हैं यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? अभी मैंने तुरंत आपको बताया था धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी के कारण से धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। अब और भी कुछ विशेष गुण देख सकते हैं। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है और ये आघात वर्ध होते, अर्थात धातु को खींच करके आप लंबे तार के रूप में उसको परिणत कर सकते हो। जब उस पे हथौड़े का चोट डालते हैं तो वो चौड़ा पत्थर के रूप में फैल जाता है। यही गुण कहलाता है आघात वर्ध्यता। खींच के आपने तार बनाया तो इस गुण को हम लोग नाम देते हैं तन्यता। यानी धातु में तन्यता का भी गुण पाया जाता है और ये धातु आघात वर्ध्य भी होते हैं। कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे यदि हम लोग चर्चा करें धातु में एक विशेष प्रकार का चमक होता है। जिस भी धातु के बारे में आप चर्चा करो उन सभी धातुओं में आप देखोगे एक विशेष प्रकार का चमक पाई जाती है धातुओं में। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज हमारा किसका है, तो ध्यान रखना धात्विक ठोस का। तो इस तरह से हमारा यहां पे धात्विक ठोस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब अगर यहां पे कुल मिला के देखना चाहें तो धात्विक ठोस में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहा। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर क्लास में आपको धात्विक ठोस और आयनिक ठोस क्या है, इसके गुण क्या है, इनको समझने में आसानी हुई होगी। जो छात्र नए जुड़े हैं इस चैनल पर, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। प्रत्येक दिन आपको फ्री में ये सारी की सारी क्लासेस दी जा रही है। आपको यदि हमारे क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर गोल्डन चंदन सर सर्च करेंगे, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पे आप नोट्स को लिख सकते हैं। तो यानी सारी की सारी सुविधाएं यहां पे आपको दी जा रही है। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे आणविक ठोस क्या है और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या है। धन्यवाद।